हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल। बच्चे, आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले हमने पढ़े थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद हमने पढ़े रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आज का जो हॉट टॉपिक है दैट इज व्हाट, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। बच्चे, जो बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि इसकी पूरा नाम क्या थी ना। इसका बच्चे पूरा नाम थी नील्स बोर, NEILS, नील्स बोर। बच्चे, ये जो नील्स बोर था, ये था किस जगह का, मतलब कौन से कंट्री का था? हैं? बताओ बच्चे फटाफट, ये कौन सी कंट्री का था? ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए कि बायोग्राफी एक साइंटिस्ट का पता होना चाहिए, कहाँ का था, कैसे आया, इसकी स्टडी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इस जो एटॉमिक मॉडल को उसने दिया है। बच्चे, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये डेनमार्क का था, जो कंट्री है वहां का साइंटिस्ट था, और इसका जो लैंग्वेज था बच्चों, ये डैनिश था। जो डैनिश लैंग्वेज जो होता है बच्चों, ये जर्मन के साथ इसकी थोड़ा मिलता जुलता होता है। आप लोगों ने अगर 10th तक जर्मन लिए होंगे, आपको पता होगा जर्मन लैंग्वेज कैसा होता है, उस टाइप का लैंग्वेज थी। दूसरी बात बच्चों, हम देखते हैं कि जब ये नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, ये 1913 में दिया था, और जिसके लिए उसको क्या किया ना, 1922 में जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्राइज, नोबेल प्राइज इसको मिला। सो 1913 में इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, और 1922 में बच्चे इसको नोबेल प्राइज मिला है। और उसकी जो बर्थ थी ये 1885 में थी बच्चों, और इसने क्या किया ना, 1911 में अपनी PhD कंप्लीट कर लिया। कौन? नील्स बोर ने। इसका नाम भी और भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में इसको नील्स बोर करके कहते हैं। उसने 1911 में अपना PhD कंप्लीट कर लिया। बच्चे, इससे पहले हमने पढ़ चुके कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कब मिला था हमें ना, सेम ईयर में 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर दिया है। ये आपने पढ़ चुके। अगर नहीं आपने इस पहली बार इस वीडियो को देखा, आप जरूर इसके प्रीवियस वीडियो को प्ले स्टोर में जाकर जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो सकता है। आइए, सो हम देखते हैं कि 1911 में जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी के लिए, द सेम ईयर में बोर्स ने अपना PhD कंप्लीट किया। PhD कंप्लीट करने के बाद उसने क्या किया ना, रदरफोर्ड की लैब में पोस्ट डॉक्टरल डिग्री जो होता है, तो वहां पे करने के लिए इंग्लैंड चले गए। डेनमार्क से कहां चले गए ना, रदरफोर्ड की लैब में काम करने के लिए। लेकिन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है और वहां इंग्लैंड में है, वो रदरफोर्ड की अंडर में, और उनको बहुत ज्यादा उत्साह था कि जस्ट द सेम ईयर, उसी साल में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था, है कि नहीं? तो इसीलिए इन्होंने जाके उनकी लैब में काम किए। और जो बोर जो है बच्चा, हकीकत में अगर देखा जाए, द रिसर्च स्कॉलर, अगर आप समझ नहीं पाए होगी ये रिसर्च स्कॉलर क्या होती है, आप स्टूडेंट ही मान लो, सिंपली से वर्ड स्टूडेंट ही मान लो कि बोर जो था रदरफोर्ड का एक तरह की स्टूडेंट था। मैं उनकी लैब में, उनके अंडर में रिसर्च कर रहा था। अब तो समझ आ गया होगा है? तो इसको इतनी सारे मुझे बातें बताने के पीछे आगे कुछ राज है, अब मुझको बताऊंगा। आइए हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के अंडर में काम करते करते जब रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल थी या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था, उसमें क्या हुआ ना, ड्रॉबैक आ गया। इतना काम करने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई। बच्चे, आपको याद होगी कि
ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या थी? नंबर 1 जो थी बच्चे, इसने ये नहीं बता पाया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जी। जब न्यूक्लियस के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन अरेंज हुआ है, वो कैसे अरेंज हुआ है, उसका एनर्जी कितना है, इसको नहीं बता पाया था। दूसरी बात, जो स्टेबिलिटी के बारे में इसने बताया था कि एटम कैसे स्टेबल है, उसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उसको क्या कर दिया ना, उसके ऊपर एक डार्क लाइन खींच दिया कि ये जो तुम बता रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसका कहने का मतलब था कि जब एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, और दूसरे चार्ज पार्टिकल की सरकमफेरेंस में क्या करे ना, रिवॉल्व करे, है कि नहीं, इट एमिट्स व्हाट, इट एमिट्स रेडिएशन। ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट कर देता है। एमिट करने के बाद क्या करेगा ना, लूज एनर्जी लूज करेगा और फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। और जो थर्ड जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की, वो थी इट डज नॉट एक्सप्लेन the line spectra of, समझ आए? तो ये सारी जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने क्या किया ना, अपनी दिमाग में ठान लिया कि मैं तो इसको ढूंढ करके ही रहूंगा। मैं जो ड्रॉबैक रदरफोर्ड की यकीन आया है, वो क्यों आया है, कैसे आया है, इसने उसके ऊपर और स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ बोर्स नहीं था, और भी इसके साथ कुछ साइंटिस्ट थे, लेकिन मेन जो क्रेडिट है किसको मिला है ना, नील्स बोर को मिला है, जिसके लिए नोबेल प्राइज उसको 1922 में मिला है। अच्छा, ये हो गया कि नील्स बोर की एक्सपेरिमेंटल जो है हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजी कहां से स्टार्ट हुई, किस पॉइंट को लेकर के नील्स बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल का जो है कि नहीं दौर है वो शुरू किया। आपको सब 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने क्या किया, अपना रिसर्च स्टार्ट किया, उसके ऊपर स्टडी किया और फाइनली एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। आइए हम देखते हैं कि उस बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीज है। बिल्कुल बच्चे, हिलना नहीं आज, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम कहते हैं असली जो है एटॉमिक मॉडल है, जो आज हम पढ़ते हैं, हमारे काम की जो है ये यही है। जो पीरियडिक टेबल हम पढ़ते हैं, बोर्स पीरियडिक टेबल हम कह सकते हैं, या मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल है, और इसके ऊपर हम कई सारे फॉर्मूलाज भी है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी नहीं देखेंगे, आपको समझ हो सकता है आधा अधूरा है। लेट्स कम आई बच्चे, देखो आप लोगों ने बचपन में क्या होगा ना, सोलर सिस्टम तो बनाया होगा हैं स्कूल में, 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास है कि नहीं, 8th क्लास, हर क्लास में क्या होता है, सोलर सिस्टम बना लो। सोलर सिस्टम तो पता ही होगा। तो आप वही इमेजिन कर लो कि सोलर सिस्टम आप कैसे बनाते थे स्कूल में ना। देखो ऐसे बनाते होंगे आप लोगों ने, थर्मोकोल लाते होंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा बड़ा सा लगा देते होंगे, भाई ये सोन है, और उसके चारों तरफ आपने क्या करे होंगे ना,
ऑर्बिट बनाते होंगे। अरे बनाते हैं नहीं बनाते? ना बनाते थे। इसमें प्लैनेट थे सारे, है कि नहीं? इसमें क्या था? मरकरी, वेनस, अर्थ, थोड़ा और आगे जाएंगे दूसरा प्लैनेट मार्स थी। ऐसे याद है या याद नहीं है? ये याद रखना जरूरी, जो छोटे क्लास का चीज भी कभी कभी क्या होता है आगे जा करके काम आ जाता है। तो इसीलिए जैसे सन के चारों तरफ बच्चे देखो कि ये प्लैनेट्स जो है, मार्स हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं कि नहीं? तो उसी तरह का बोर्स एटॉमिक मॉडल भी है। आप कंपेयर कर लो कि सोलर सिस्टम इज इक्वल टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। यहां पे कहीं पे दिमाग में बैठा दो इसको पूरा। सोलर सिस्टम is equal to what? Now Bohr's atomic model। तब तो भूलोगी नहीं है, तो भूलना नहीं है। सो ये हो गया जो प्लैनेटरी मोशन थी, प्लैनेट्स की है, और ये था सन है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आज हम देखेंगे कि जो सेंटर में कैसे बोर्स ने क्या किया। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा या इसमें लिखूंगा तो हो सकता है आपको समझ आ जाए। ये बच्चे सन के जगह हम क्या लिख देंगे? ये है न्यूक्लियस। जरा रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दिया है, ये है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन थी। और ये जो ऑर्बिट बच्चे देख रहे हो, ये प्लैनेट के जगह सब इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स का कहने का मतलब थी कि जो एटम है जस्ट सोलर सिस्टम की तरह है, सेंटर में एक छोटा सा पॉजिटिव और हेवी न्यूक्लियस है, और इसकी चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूम रहे थे, और एक सर्टेन ऑर्बिट में उनका एक रास्ता होता था। लेकिन जैसे आप लोगों ने याद करो, कभी अगर रनिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे स्कूल में, है कि नहीं? 200 मीटर रनिंग है, 300 मीटर रनिंग है, वहां पे क्या होता है? ट्रैक बना होता है एकदम, है कि नहीं? उस ट्रैक में दौड़ना है। अगर उस ट्रैक से हट गया तो डिस्क्वालीफाइड है। याद आ रहे नहीं याद आ रहे? तो याद आ रहा होगा। स्कूल की बातें तो याद रखनी होती है कि नहीं? बचपन की बातें। तो इसलिए जो ट्रैक में दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं ना, हम रनिंग की कंपटीशन में जाते हैं, उसी तरह प्लैनेट भी अपनी ट्रैक में, अपनी ऑर्बिट में, अपनी सेल में घूमते हैं। इसको किसने बताया? ना बोर्स ने बता दिया। समझ पाए? तो इसको हम क्या कहते हैं? इन सब को हम क्या कहते हैं? ना ऑर्बिट कहते हैं, या फिर इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या फिर इसको सेल भी कहते हैं। देखो कितनी सारे नाम है। या फिर इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। कितने सारे नाम है कि नहीं? कुछ भी नाम आपको बुला लो इसको, है कि नहीं? ऑर्बिट कह लो, एनर्जी लेवल कह लो, सेल कह लो, स्टेशनरी स्टेट कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन याद ही रख लो बस। कुछ भी करके आप बोल दो, लेकिन कंसेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये समझ आ गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्टेन पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहे, तो इसको हम ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, सेल या स्टेशनरी स्टेट हम उसको कहते हैं। और ये सर्कुलर होता है, ऐसा नहीं कि इसने कहा कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। बच्चे आइए हम आगे की तरफ जाएंगे। इसको तो मैं क्या नहीं ना इरेज करूंगा नहीं, मिटाऊंगा नहीं, आप उसको याद रखना है कि आगे की तरफ इससे हमें और काम है। इसको भी थोड़ा सा मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं बच्चे, क्योंकि ये प्लैनेट और जो सन है इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा हमें आगे बढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं? और ये तो बचपन में पढ़ के आए हो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इंटेंस स्टडी होना जरूरी है।
फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, अच्छे से इसको ध्यान दो बच्चे। देखो ये है न्यूक्लियस है, मैं इसको एन करके लिखता हूं। उसके ऊपर जो है ना ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल है। देखो कितना गोल सा बन रहा है, फिर से गोल सा बन रहा है, फिर से एक गोल सा बन रहा है कि नहीं ऐसे। अब सोच रहे सारे इतनी सारे क्यों बना दिए। अब बच्चे देखो इनका जो नाम है ऑर्बिट का नाम, उसने बोला कि के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, और थोड़ा सा आगे तक जाओगी तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन इनका नाम क्या है? के एल एम एन ओ है कि नहीं, गाना भी बना सकते हो के एल एम एन ओ है कि नहीं। बट बच्चे अब सवाल आता है कि ये के कहां से आ गया। इसलिए मैं आपको इतनी सारे कहानी बताया था कि नील्स बोर किस कंट्री का है, किस लैंग्वेज से उसने पढ़ाई किया था ना। बहुत सारे बच्चों को बच्चे इस के का मतलब आज भी नहीं पता है। चाहे आप कितना भी स्कूल में पढ़ लो, 9th से पढ़ लो, 10th से पढ़ लो, 11th ही पढ़ लो, 12th के बाद में भी आखिर में बच्चों को पूछा जाए के क्या था, वो कहता है सर के तो मुझे पता नहीं है? इसी वजह से मैंने आपको हिस्ट्री बताया था। बच्चे के से क्यों अब सवाल आता है कि ये बोर्ड ने इसका नाम के क्यों दिया, ए से क्यों नहीं किया। अल्फाबेट से होता है 26 होता है, हम जो लिखते ए बी सी डी ई ऐसे लिखते हैं कि नहीं। लेकिन वो ए से ना दे के वो के से क्यों कर दिया। न के इसलिए दिया बच्चों कि के का मतलब क्या है, के का मतलब होता है कर्नेल। वो अपनी भाषा में क्या किया ना, उसको क्या कहते, कर्नेल कहते। किसको ना, फास्ट सेल, फास्ट है कि नहीं। जो जर्मन वर्ड है कर्नेल है, उसका मतलब पहला सेल है कि नहीं। तो इसीलिए बोर्ड्स ने उसका नाम दिया के सेल, के एल एम एन ओ। अब तो समझ आ गया होगा, उसके बाद तो अल्फाबेटिकली दे दिया, लेकिन इसने ये इसलिए जब देखा ये पहला ही सेल है तो है कि नहीं, वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ तो बोल ही दिया उस टाइम, अरे ये तो कर्नेल है, लेकिन ऐसे करके बोल दिया। तो इसीलिए कि ऐसे उसने शुरू किया। बच्चे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो कि जैसे जैसे है कि नहीं ये सेल को डिस्कवर हुआ तो इनका नंबरिंग जो हो गया n = 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो इनका सीक्वेंसी में नंबरिंग हुआ। के सेल का n की वैल्यू, पहला सेल n = 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, फिफ्थ के लिए ओ सेल के लिए 5। बच्चे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसका कहने का मतलब था कि बोर्ड्स का जैसे जैसे हमने आउटवर्ड की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखो, एनर्जी एंड साइज दोनों इंक्रीज करेगा। फिर से बोलो, एनर्जी एंड साइज दोनों इंक्रीज करेगा, ऐसे तब याद रहता है कि नहीं। तो के एल एम एन से आएगा, एम एन है फिर जाके ओ आएगा, ठीक है। तो एनर्जी और साइज ने कहा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे साइज और एनर्जी और एन की वैल्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। और तीसरी बात जो है हम देखते हैं, थर्ड थिंग को देखते हैं, इसने एक स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताया था। किसके बारे में? स्टेशनरी ऑर्बिट। वो कहता है कि स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि स्टेशनरी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आर स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन बच्चे ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन कभी रुकते नहीं है। देख रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाऊं ई सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी। वो क्या करते हैं ना, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं ना, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसीलिए
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, बट जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एनर्जी फिक्स रहता है। समझ पा रहे? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है, इसीलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसलिए बोर्स ऑर्बिट को हम क्या कह सकते हैं ना, स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू बोर्स ऑर्बिट, ये कहते हैं। समझ आया? स्टेशनरी ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज बोर्स ऑर्बिट। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई बोर्स ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई बोर्स ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हाई बोर्स ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी ये ध्यान रखना, क्यों? जब तक उस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होने की वजह से, है कि नहीं, वो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। बट इलेक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं है। आप देखो अर्थ सन के चारों तरफ में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अगर अर्थ रुक जाए तो क्या होगा? इमेजिन, अर्थ रुक जाए तो क्या होगा? इसी तरह अर्थ रुकता नहीं है, सन के चारों तरफ में घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहते हैं। पूरा कंपैरिजन। लेकिन आप एक बार कह दो कि भूला नहीं अब कुछ, याद है सब कुछ। भूला नहीं अब कुछ, याद है सब कुछ। क्या? सोलर सिस्टम याद है। बच्चा हम अगले टॉपिक में जाएंगे, अगले पॉइंट में जाएंगे कि ये सारे जो हम पढ़े पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़े। बोर्स ने एटॉमिक जो मॉडल दिया था उसका ये कौन कौन सी पोस्टुलेट्स थे, समझ आए? अब हम देखते हैं कि आगे की ओर जाएंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसको तो मिटा देंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, इसको मिटाएंगे नहीं, इसको रखना ही पड़ेगा हमें, हैं? इसको मिटाएंगे नहीं, इसको रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे काम की चीज है, यही तो मेन है। कैसे था, बस इतना ही और कुछ ज्यादा नहीं था, यही इतना ही है। क्लियर? यहां हम मिटा देंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कि ये तो डायग्राम तो हमें चाहिए ही चाहिए। जल्दी से मिट जा, अरे जल्दी से मिट जा। बोर्स ने कुछ इंपोर्टेंट बच्चे फॉर्मूला दिया था, कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला दिया था। एक हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट और सेल, इन ए गिवन ऑर्बिट और सेल कैसे निकालेंगे? उसने कहा ई एन इक्वल टू माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाय। इससे एक चीज याद आ जाता है कि बोर्स ने, बच्चे देखो, सबसे पहले ये जो एटॉमिक मॉडल दिया था ये हाइड्रोजन एटॉम के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या हाइड्रोजन लाइक एटॉम पार्टी के लिए हो, एटम हो। इसका मतलब क्या है ना, हीलियम प्लस ले सकते हैं, लिथियम +2 जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान रखें। पर सिंपल स्टडी किया था कि नहीं, पहला जो एटम है पीरियोडिक टेबल का 1 नंबर में, उसी के बारे में पहले ने पढ़ा है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसी के बारे में इसने अपना स्टडी किया था। सो इसलिए बच्चे अगर वो हाइड्रोजन लाइक हम लेते, हीलियम ले लेते या लिथियम लेते हैं, तो यहां जेड क्या है?
ना एटॉमिक नंबर है। तो इसलिए अगर हीलियम प्लस में लेता हूं तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगा। Li प्लस 2 लेता हूं तो Z इजिकल टू 3। ध्यान रखना ये N क्या है बच्चों, N है ये वाला सेल नंबर। अगर K सेल में है तो एनर्जी कितनी होगी, L सेल में है तो एनर्जी कितनी होगी, K सेल में तो N की वैल्यू कितनी होगी ना, N इजिकल टू 1। अगर L है तो N इजिकल टू 2 है, और M है N इजिकल टू 3। कितना भी आप लगा दो, ये सिर्फ जूल का ही बच्चे याद रखना है। एक और फॉर्मूला दिया था एनर्जी का है, अगर हम किलो जूल में लेते हैं -1312 किलो जूल इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है। अगर हम लेते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 EV इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो किसी भी यूनिट में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बी सीरियस। देखो यहाँ पे 3 फार्मूला एनर्जी के लिए बोर्ड्स ने दिया। इससे पहले एक जनरल फार्मूला था, मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि वो अभी कोई काम के नहीं है। बट जो हमारे मेन जो काम के हैं, तो यहाँ पे एक तो जूल में है, एक किलो जूल में है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो माइनस साइन लगाना भूल ना जाना। आप कहोगे सर कैसा, क्यों माइनस लगाएं, माइनस क्यों लगाएं ना, इसलिए लगाएं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बच्चों जो होता है वो नेगेटिव होती है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड्स का नाम तो हम सबको पता हो गया। मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। ठीक, अब यहां हम स्पेस को यूज कर सकते हैं। व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिकेम नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्यों नेगेटिव है। अब बच्चे देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देख लो, अगर ये पीछे की तरफ में लाता हूं इधर आ जाएगा, और पीछे लाता हूं इधर आ जाएगा, और पीछे लाता हूं इधर आ जाएगा, और पीछे इधर यहां तक आ सकता है। बच्चे जैसे 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 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, लेकिन ऐसे कर सकते हो आप, पीछे पीछे आएगा न्यूक्लियस के नजदीक, ऐसे ऐसे इसकी एनर्जी रिलीज होता जाएगा। यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज। इससे जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिकेम नेगेटिव है। अब अच्छा एक और सवाल है इसमें, आपने तो सर अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इनकी एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बट फॉर्मूला में तो माइनस साइन है। बच्चे देखो ध्यान से थोड़ा गौर करो कि एन बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है, लेकिन एन अगर बढ़ गया, सेल का नंबर बढ़ जाता है तो एनर्जी कम हो जाती है, बट फिर से नेगेटिव साइन है। तो इसीलिए है कि नहीं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर एन। एन बढ़ा तो ई भी बढ़ा, एन बढ़ा तो ई भी बढ़ा। सो बच्चा आगे बढ़ेंगे। सो ये एनर्जी की बात हो गई 4th पॉइंट में। ये सारे को मैं अभी फिर से मिटा रहा हूं जल्दी से। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर अभी तक नहीं किया है तो जरूर यही टाइम है, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए या लाइक कर दीजिए या अपने जानने वाले के पास शेयर भी कर दीजिए, रुकना नहीं। आइए सो अब नेक्स्ट जो पॉइंट जाते हैं 5th पॉइंट में, इसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट लिख दो सिंपली, कितनी होगी ना, Vn इज इक्वल टू V नॉट इंटू व्हाट ना Z बाय N। Z क्या है,
बार बार भूलना नहीं, एटॉमिक नंबर है। वी नॉट क्या कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो बच्चे देखो पॉइंट है कि नहीं, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस के लिए आर है इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। क्लियर? तो आर नॉट की वैल्यू बच्चों कितना होते हैं ना, 52.9 पिकोमीटर। ये बच्चे ध्यान थोड़ा सा रखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से कि पिकोमीटर जो होता है 10⁻1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर है। 1 नानोमीटर जो होता है 1 10⁻⁹ मीटर। जरूर ये नंबर को याद रखना है, नहीं तो न्यूमेरिक में डबाडोल हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। तो आरएन मतलब रेडियस जो सेल का है वह इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अगर एम सेल में है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला अभी तक कितना हुआ ना, 5 फॉर्मूला हुआ, इसको पूरा दिल में बैठा दो, है कि नहीं। मम्मी पापा अगर डांटते हैं तो एकदम दिमाग में बैठा देते हो, है कि नहीं। ऐसा बोल दिया मेरे पापा ने, ऐसे मम्मी ने, तो मैं तो करके रहूंगा, मैं तो देखूंगा, दोस्त ने बता दिया। भाई यहाँ टीचर तो बता रहे, वो भी तो करके देख लो भाई, दिल में बैठा दो। इसीलिए इसको भूलना नहीं, दिल में नहीं दिमाग में भी बैठा दो, ताकि ये जो फॉर्मूला है वो दिमाग से निकलना नहीं पाए। आइए कुछ और पॉइंट को हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी हम 6th पोस्टुलेट्स में हैं और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन जो है जेई और नीट में इसके ऊपर आते हैं। किसमें जो 3 फॉर्मूला आप देख रहे हो, एनर्जी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आइए हमारा कितने नंबर गया बच्चों, याद दिलाओ ना, 6 चला गया, 7 आ गया। वो कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन, क्या हमेशा यही रहता है? सोच लो, क्या हमेशा जो के सेल का इलेक्ट्रॉन हमेशा के में रहता है? एल सेल का इलेक्ट्रॉन क्या हमेशा एल में रहता है? नहीं। क्या आप हमेशा एक ही रूम में बैठे रहते हो? नहीं, नहीं होता है कि नहीं। कई बार बाहर भी जाते हो, दोस्तों से मिलते हो, अलग अलग फंक्शन अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह बदल देते हैं ना। कब बदलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अपना जगह कब बदलते बताओ ना। यहाँ पे देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 - E1, यहां पर बदल देता है। अब बोलोगे सर डेल्टा ई क्या है ना, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अगर देखो बच्चे, इसको के सेल का इलेक्ट्रॉन को मैंने अगर एनर्जी दिया, वो कहां जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी दिया तो एल में चला जाएगा, थोड़ा और एनर्जी दे दिया तो एम में चला जाएगा, थोड़ा और दे दिया तो एन में चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दे दिया तो एटम के बाहर उड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी अगर मैंने दे दिया, ये एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी में चला जाएगा। सिमिलरली उल्टा रिवर्स प्रोसेस देख लो, जब एनर्जी दे दिया तो ऊपर को जा रहे, तो एनर्जी लूज कर दिया तो क्या होगा, नीचे आता रहेगा। एनर्जी अगर लूज किया तो उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो नीचे आता रहेगा। तो इसीलिए ये जो एनर्जी दे रहा हूं या ऑब्जर्व हो रहा है या लूज कर रहा है, इसकी वजह से चेंज इन एनर्जी आता है। समझ पा रहे? जब उसको एनर्जी दिया
तो ऊपर जा रहे, एनर्जी लूज किया तो ऊपर से नीचे आ रहे। तो इसीलिए सबसे जो नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है कि नहीं, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, है कि नहीं। अब जैसे जैसे एनर्जी देंगे ये जितने ऊपर को जाएगा ये सारे क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट है। क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, वो एक्साइट हो करके जा रहे। तो इसलिए ईट होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। પછી ध्यान रखो, जब तक इलेक्ट्रॉन एक जगह में एक ऑर्बिट में अपने घर में घूम रहा है वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसको एनर्जी हम देते हैं या उसे एनर्जी निकालते हैं या वो अपने आप को लूज करता है किस कारण से, तो वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। इसी को कहते हैं चेंज इन एनर्जी। बच्चों अगर आप बताओ कि अगर ये बहुत ज्यादा दे दिया, इंफिनिटी तक चला गया तो क्या होगा, क्या होगा ना, ये न्यूक्लियस की है कि नहीं, न्यूक्लियस की हो सकता है कांटेक्ट में नहीं होगा, है कि नहीं। न्यूक्लियस की सरकमफ्रेंस से बाहर चला गया, जहां न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं उसको अट्रैक्ट करके खींच पाए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमते इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी चला जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन का एनर्जी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो नो इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम कितनी होगी ना, एनर्जी जीरो, जीरो ऐसे हो गया, कोई एनर्जी है ही नहीं। बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट चीज आपने आज पढ़ा है कि बोर्स पोस्टुलेट्स वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की चैप्टर में आते हैं ये जो जितनी भी चीज आज मैं पढ़ा हूँ काफी काम की चीज है। अगर आपको एक बार में याद नहीं रहे तो इसको 2 बार भी वीडियो को देख देख करके आप इसको याद रख सकते हो। समझ पाए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से जब हम आगे जाएंगे क्वांटम नंबर्स में आएंगे फिर इनकी यूज होंगे, तो इसलिए आप इसको भूलना नहीं है। और मेरे चैनल को इसको भी नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो इसलिए अगला जो टॉपिक होगी बच्चे ध्यान से तो याद रखना है, इसकी लिमिटेशंस, बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको देखने के लिए नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।